टाइम-सेवर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कि लिविंग जो शब्द इस्तेमाल किया गया, लिविंग जो वर्ड बोला गया है, वो एक्चुअली में कब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आइदर इज़ लिविंग आइदर नॉन लिविंग। तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमने बताया था कि उसके पास ग्रोथ की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। पर जैसा कि चैप्टर कहता है, क्या चैप्टर कहता है, लिविंग वर्ल्ड, है ना, लिविंग वर्ल्ड कहता है, लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है। मतलब एक तरीके से ये बात करना चाहता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। किसको बात कर रहा है ये, बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। और ये बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसको समझिए। बायो मतलब लिविंग के बेसिस पर जुड़ा हुआ है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन होता है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें वेरिएशन तो है, तो सबको जानते हैं हम। क्या हम सभी स्पीसीज को, धरती पर रहने वाले जीवों को जानते हैं? नहीं भाई, उतना खोज ही नहीं कर पाए हम लोग। ऐसा आंकड़ा कहता है कि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा तो जो प्लांट स्पीसीज हैं वो तो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, धरती पर बहुत कम है, यानी एक तरीके से टेरेस्ट्रियल बेसिस पर बहुत कम है। वहीं एनिमल भी बहुत सारे स्पीसीज जो हैं जो खोज ही नहीं कर पाए हैं हम लोग। 50% से ज़्यादा स्पीसीज का खोज हुआ ही नहीं है, तो बहुत ही कम स्पीसीज का खोज कर पाए। लेकिन जो उसको खोज कर लिए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो जिनको खोज लिए उनको जानते हैं, उसको नाम बोलते हैं, उनको कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी नॉन स्पीसीज कहा जाता है, नॉन स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी नॉन स्पीसीज का मतलब है उन स्पीसीज के बारे में जानते हैं जो कि हमने खोज कर चुके हैं, डिस्कवर हो चुकी है ना। अब सवाल है कि टैक्सोनॉमी क्या है ना, टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी को बोलते हैं दी ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the process of classification, है ना। क्या बता रहा है, टैक्सोनॉमी एक तरीके का ऐसा साइंस का ब्रांच है जो काम करता है क्लासिफिकेशन का। तो हमने जितने जानते हैं उनका क्लासिफाई किया होगा भाई, कितने प्लांट होते हैं, कितने एनिमल होते हैं, इनके कैरेक्टर, प्लांट कैसे रखा होगा भाई, जाहिर सी बात है कि प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स हमने रखे होंगे, क्लासिफाई किया होगा प्लांट में रखने के लिए, तो उसके कुछ कैरेक्टर रखे होंगे, तभी तो प्लांट में रखा गया है। अगर मैंने कहा एनिमल सेक्शन, तो एनिमल के कुछ कैरेक्टर को जाना होगा तभी ना एनिमल के सेक्शन में रखा होगा। तो ये कंडीशन है कि जब वो क्या करता है, टैक्सोनॉमी का मतलब है साइंस की वो ब्रांच जो क्लासिफाई करती है, बांटने का काम करती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं कैरोलस लिनियस को। किसको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है दैट इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आपने समझा कि लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है, एक ही नहीं ऑर्गेनिज्म है बल्कि बहुत सारे हैं, है ना। टैक्सोनॉमी नॉन स्पीसीज का मतलब होता है जिन्हें हम जानते हैं, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं। नॉन स्पीसीज का मतलब क्या है? जिन्हें हम जानते हैं। और ब्रांच, टैक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आई होप आपने इसे लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। मैं इरेज कर दूं, ठीक।
अब देखेंगे टैक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज को दो रूप में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, एक जो है हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेक्शंस, और एक जो हम जो जानते हैं कि वो एनिमल सेक्शन। मेजर चीज़ें देखी जा रही हैं, उस समय जो क्लासिफाई किया गया था उसके बेसिस पर तो हमने बांटा। तो 0.5 मिलियन जो स्पीसीज है वो प्लांट की है। ठीक है, और 1.3 मिलियन जो है वो एनिमल की है। देखिए, टैक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज बोले जा रहा है, मतलब आप जो डिस्कवर कर चुके हैं एनिमल प्लांट्स का, उनको अलग अलग बांट दिया गया कि प्लांट में इतने पाए गए, इसमें पाए गए। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल सेक्शंस में ये जो पाए गए हैं वो एक्चुअली में क्या है, नॉन स्पीसीज है। हम जानते हैं कि ये प्लांट होते हैं, पर इनमें बांटा कैसे गया, है ना? बांटा कैसे गया, कैसे आप बोल दिए कि प्लांट सेक्शन होता है, कैसे बांट दिए गए एनिमल सेक्शन होता है। तो नेक्स्ट आता है कि हम अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स या अदर एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि हम किन कैरेक्टर, किन बेसिस पर उन चीज़ों को बांट सकें। तो टैक्सोनॉमी का 2 सेक्शन आता है। टैक्सोनॉमी को 2 बेसिस पर बांटा गया है। ठीक है, एक बांटा गया जिसे कहते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक बांटा गया है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब सवाल है कि जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी वो क्या बताता है, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है ना, मॉडर्न टैक्सोनॉमी वो क्या बताता है। तो देखिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमी बताता है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी केवल और केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्या कर रहा था, बांट रहा था। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पर, कैसा दिखता है। हम देखकर किसी को कोई खड़ा तो क्या कहेंगे, देखकर ये ऐसा दिख रहा है, उसके पास ये है, नाक है, कान है, 2 पैर हैं, है ना। तो केवल ऊपर के ऊपर चीज़ें देखकर क्लासिफाई कर रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमी और कुछ नहीं बल्कि क्लासिफाई करता है, बांटता है। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं जो का जो बेस होता है, बेस is only extra morphological। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स। मॉडर्न टैक्सोनॉमी को बहुत सारे चीज़ें ऐड किए गए, केवल एक्सटर्नल नहीं बल्कि एनाटॉमिकली बेसिस पे बांटा गया, डेवलपमेंट प्रोसेस के बेसिस पर गया, सेल फॉर्मेशन के बेसिस पर बांटा गया, यानी बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर दिया गया। क्या क्या होती है, देखिए ये क्या क्या बताता है। इसका बेस था मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ठीक है, और क्या था इसके पास, सेल फॉर्मेशन पर, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, सेल फॉर्मेशन का मतलब होता है साइटोलॉजी। ठीक है, इसके पास फीचर्स था एम्ब्रियोलॉजी, है ना, एम्ब्रियोलॉजिकली बेसिस पर, एम्ब्रियोलॉजिकली, ठीक है, लॉजिकल, है ना, इकोलॉजिकली बेसिस पर। इसके पास
डेवलपमेंट प्रोसेस के बेसिस पर, है ना। तो इसने बहुत कुछ बता दिया। ओल्ड टैक्सोनॉमी एक तरीके से कहा जा सकता है, या तो आप क्लासिकल टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, है ना। जैसे आप देखे होंगे कि फिजिक्स का जो फादर है वो एक तो है नहीं, कोई क्लासिकल है तो कोई मॉडर्न है ना। तो ये सब कंडीशन में बांटा गया था। तो इसी तरह ओल्ड का मतलब है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी का मतलब है कि ओल्ड ऐसी प्रोसेस जिसमें ओल्ड मानसिकता बेसिस पर सोची जा रही थी कि एक्चुअली में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे बेसिस पर बांटे जाए। तो शुरुआती दिमाग में जो आया वो क्या था, एक्सटर्नल फीचर बेसिस पर बांट दिया जाए, मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पर बांट दिया जाए, कैसा दिखता है। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी थोड़ी डेवलप हुई और उन्होंने सोचा कि केवल बाहर से काम नहीं चलेगा, अंदर की भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं, तब आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं या आप उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ सकते हैं। केवल एक्सटर्नल से वो काम नहीं चलेगा। तो क्या क्या सोचा उन्होंने, मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पर तो सोचा ही सोचा, इसको भी ऐड कर लिया। एनाटॉमिकली यानी इंटरनल में क्या क्या चीज़ें हैं, सेल्स की फॉर्मेशन, है ना, सेल की फॉर्मेशन, साइटोलॉजी, सेल कहाँ से रिवोल्यूट की कहाँ बन रही है ना। एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पर एम्ब्रियो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो जो होता है वो सेम होता है। इकोलॉजिकल बेसिस पर है, क्या हैबिटेट है, क्या क्या कहाँ पाई जाती है, उस बेसिस पर भी। डेवलपिंग प्रोसेस, वो एक दूसरे को डेवलप करने के लिए वो किन किन स्टेज को से पार होते हैं। तो ये ऑल ओवर मॉडर्न टैक्सोनॉमी बताता है इतने पॉइंट्स। लेकिन ये चीज़ें उतनी सक्सेस नहीं हो पाई। इसके बाद भी कुछ ऐसे सिस्टमिक्स आए या सिस्टमा आया या सिस्टमेटिक्स कह सकते हैं, जिसमें उसने इन सब से हटकर और भी कुछ नया सोचा, और जो आज के समय में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मॉडर्न का मतलब उसमें कुछ एक चीज़ छूट गया, वो था फाइलोजेनिक प्रोसेस। तो फाइलोजेनिक क्या है प्रोसेस, फाइलोजेनिक जो एंसेस्ट्रल जो हिस्ट्री होती है, या ये कह सकते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, उसके बारे में कि कौन कौन कहाँ कैसे किससे रिलेट करते हैं। जैसे गोरिल्ला हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, वो सब किस में रखा गया, प्राइमेट्स में रखा गया, क्योंकि हम सबका एंसेस्टर कौन है, एप। इसका मतलब हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया, एक दूसरे को जोड़ लिया एंसेस्टर बेसिस पर। वो एंसेस्टर बेसिस पर बताने वाले टॉपिक को हम लोग को अब डिस्कस करना है। आई होप आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा, मैं इरेज कर दूँ, ठीक। ठीक है, अब हम लोग को देखना है एक स्पेशल और एडवांस ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स और कुछ नहीं बल्कि एक एडवांस ब्रांच ऑफ साइंस है, जो क्लासीफाई करने में इन सबसे भी महारत हासिल किया है ना। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स हम लोग को समझना है। सिस्टमेटिक, दी एडवांस ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, एडवांस ब्रांच ऑफ साइंस है, विच डील विथ द स्टडी या deal with the process of classification। ठीक है, क्लासिफिकेशन की जो एडवांस ब्रांच जो साइंस है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। इसने इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश किया, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया कि और जो चीज़ें छूट रही हैं उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या छूट रहा था, तो एक तो उन्होंने पता था कि एक्चुअली में क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में जो बताई गई थी उस मॉडर्न टेक्सोनॉमी को तो रखते ही हैं, साथ में एक चीज़ और जोड़ लिया जाए, फाइलोजेनी, है ना। तो इसने क्या किया, दो चीज़ रखा, एक
मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है को ऐड कर लिया गया और साथ में फाइलोजेनी को भी ऐड कर लिया गया, फाइलोजेनी। ठीक है, एक नया शब्द आया कि फाइलोजेनी क्या है। तो फाइलोजेनी और कुछ नहीं बल्कि एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पता करने का तरीका है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हो, कि हमारे पूर्वज ने आज से कैसे रिलेट किया है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म का जो पूर्वज सेम था, इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किया गया। तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या जो है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी को भी ऐड कर लिया गया और फाइलोजेनी ने क्या किया, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ऐड कर दिया। तो ये एक तरीके से सिस्टमिक्स जो है वो एक एडवांस ब्रांच है साइंस का, जो क्लासिफिकेशन में सबसे महारत हासिल किया है। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों बांटी जा रही है, क्यों देखी जा रही है। एक्चुअली में हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो चीज़ें पुरानी हैं उसके बारे में तो सोचते ही थे कि वो कैसा दिखता है, पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म को भी रिलेट करते थे कि इनसे जुड़ा हुआ कुछ और तो नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही क्लासीफाई कर रहा था, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, केवल पुराने ऑर्गेनिज्म को जानने की कोशिश नहीं किया, बल्कि उन दोनों में आने जो पास में जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन को भी पता करने की कोशिश किया। तो वो एक दूसरे से कैसे पता चलेगा, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे जरिए पता चलेगा कि किन किन के पूर्वज क्या हैं, सेम। तो हम कहते हैं कि जो मंकी होते हैं वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं। कैसे? क्योंकि मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सब की जो एंसेस्ट्रल है वो क्या है, एप। तो इसलिए हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर गए, जुड़ गए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और समझिए आप, एक आता है जिसे कहते हैं IUCN। एक संस्था है ना, एक संस्था है, और इस संस्था का काम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना, बचाना, वो विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो जो विलुप्त हो रही हैं उनकी संख्या को बढ़ाने का भी काम करता है और डाटा भी निकालता है कि एक्चुअली में कौन से जीव जो है खतरे की निशानी में है, किन की संख्या कितनी है ना, कैसे बचा सकते हैं। ये सारे डाटा को जो कंजर्व करता है या जो निकालता है वो है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है IUCN ने ये काम किया। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली में जो सिस्टमेटिक कंडीशन था या जिसे एडवांस ब्रांच माना जाता है साइंस का, जो क्लासिफाई करता है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिली थी। तो देखिए, जो कैरोलस लिनियस थे ना, एक बुक पब्लिश की गई थी, उस बुक का नाम था, पब्लिश की गई थी, उस बुक का नाम था सिस्टमी या सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी। और सिस्टमा नेचुरी का मतलब होता है, या सिस्टमा नेचुरी जो किसने दिया था उसका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बुक पब्लिश की गई थी सिस्टमा नेचुरा के नाम से, नेचुरी के नाम से, जो कैरोलस लिनियस ने लिखा था इसे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो।
ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर दूँ। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स था, सिस्टेमेटिक ये क्या होती है, तो लिखेंगे दी ब्रांच ऑफ स्टडी referred to as systematics। सिस्टमेटिक्स तो हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है, वेरिएशंस है। उन वेरिएशन में कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में खोज की गई है, कुछ नहीं खोज गई है। जो खोज की गई थी उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी नॉन स्पीसीज कहते हैं। टेक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज को दो बेसिस में क्लासिफाई किया गया उनकी संख्या के आधार पर। तो जो बांटा गया वो कहीं प्लांट कम थे, एनिमल्स ज़्यादा थे, बट इन सेंस की ये बांटा ही क्यों गया, क्योंकि IUCN ये देखना चाहता है कि कितने प्लांट सभी धरती पर हैं, कितना नहीं है, कौन ख़त्म हो रहे हैं, कौन बचे हुए हैं, कौन खतरे की निशानी पर है। ये सारी चीज़ों का डाटा रखता है। कौन डाटा रखता है? IUCN। हमने ये भी देखा कि जो बांटने का जो तरीका था टेक्सोनॉमी का वो दो बेसिस पर था, एक क्लासिकल टेक्सोनॉमी और एक मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी उतना नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर वर्क कर रहा था, और इंटरनल या यूँ कह सकते हैं कि इंटरनल जैसे कैरेक्टर को रखने वाला मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहलाता है, जो बहुत सारी चीज़ों को रखता है और ऑलमोस्ट उसने सारी चीज़ें बताया है ना। ऑलमोस्ट पर उसको फेल नहीं बोलेंगे बट मैक्सिमम बता दिया था। उसमें एक चीज़ छूट गई थी, वो था फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक क्या कहता है? एंसेस्टर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रखता है, और ये बताने वाला कौन था? ये था सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स एक क्या था? एक ब्रांच का एडवांस ब्रांच ऑफ साइंस था जिसने क्लासिफिकेशन का एक अलग से मेथड निकाला, जिसमें मॉडर्न टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिसे हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं उन दोनों को ऐड कर दिया कि भैया ये सब भी क्या होंगे। इससे पता लगाया जा सकता है कि हम लोग एक दूसरे में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। वह छोटी छोटी चीज़ भी बताया कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, दैट मीन्स कैरोलस लिनियस। उनके द्वारा किताब लिखी हुई कौन सी थी? तो हमने अभी बताया कि वो किताब थी दैट इज़ सिस्टमा नेचुरी, है ना। और जो सिस्टमेटिक्स है ये एक तरीके का लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। तो आपसे कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए बोलता है कि सिस्टमेटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, तो इन सेंस कि आपको पता होना चाहिए दैट इज लैटिन वर्ड। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।